नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओलंपियाड पेपर के कुछ बेहतर मज़ेदार प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा में तो काम आएंगे ही, साथ ही आपके दिमाग को भी तेज बना देंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ओलंपियाड 2025-26 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 तक। तो इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 तक के सभी कक्षाओं के पेपर देखने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके विषय हैं उन सभी विषयों के प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपके कुछ भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपसे छूटे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 से 8 तक आपका समय जो है 3 घंटे का रहेगा और आपसे कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे एक सब्जेक्ट में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में आपसे 20 पूछेंगे, इंग्लिश में 20 प्रश्न, इसी तरीके से सभी विषयों में से 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न जो है आपके 120 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा है नंबर 1 प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पहले आपसे हिंदी का प्रश्न पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन सी वर्ण जो आपको दिया गया है वहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 2 पर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शब्द को चुनना है। तो आप देख सकते हैं कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवयित्री। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया वो सही उत्तर रहेगा, कवयित्री। इसके बाद है नंबर 3 पर, देशभक्ति शब्द में कौन सा कारक है। आपको बताना है देशभक्ति शब्द में कौन सा कारक है। देशभक्ति शब्द जो है उसमें कर्म कारक है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए पर गोला लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द है। हमें जिसका कोई शत्रु ना हो इसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजाशत्रु कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, अजाशत्रु। इसके बाद नंबर 5 पर है, वह कल आएगा। इस वाक्य में कल काल टेंस का कौन सा भेद है। आपको काल का बताना है, टेंस का कौन सा भेद है। वह कल आएगा यानी कि कौन सी बात हो रही, भविष्य काल की बात हो रही। कल आएगा मतलब कि भविष्य, आने वाले कल की बात हो रही है। तो ये कौन सा टेंस है, भविष्य काल है। आपका जो काल है ये कौन सा है, भविष्य काल है। अगर यहाँ पर कहा जाता कि वहाँ कल भोपाल गया था, यहाँ कौन सा टेंस है, यहाँ कौन सा काल है, आपको कमेंट करके बताना है। वहाँ भोपाल गया था, इसमें कौन सा काल आएगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, उपसर्ग शब्द के कहाँ जोड़ते हैं। जो उपसर्ग शब्द होते हैं वो कहाँ पर जोड़ते हैं। तो मैं कई बार जब वीडियो बनाती हूँ पढ़ाती हूँ उसमें बता चुकी हूँ उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा आरंभ में जुड़ते हैं। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। उपसर्ग जो शब्द होते हैं वो आगे की ओर होते हैं। आपको इसकी याद रखने की एक ट्रिक है, प्रत्यय प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे होते हैं। प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, पीछे। तो आपको प से याद रखना है प्रत्यय और पा से पीछे, यानी कि जो शब्द पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं और जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। आरंभ में क्या लगते हैं, उपसर्ग शब्द लगते हैं। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, मैंने अभी बताया था प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। पा से प्रत्यय, पा से पीछे याद रखना है। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो मिठास में प्रत्यय क्या है, आस। पीछे क्या लगा हुआ है, आस लगा हुआ है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। आपको विशेषता से याद रखना है, विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वहाँ विशेषण कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, अंधेरे का पर्यायवाची शब्द है। आपको अंधेरे का पर्यायवाची बताना है। अंधेरा का क्या है, उजाला, प्रकाश, तम या रश्मि। तो यहाँ पर अंधेरे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तम।
ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर रहेगा। ये सभी जो है ये सब प्रकाश के पर्यायवाची, उजाले के आप कह सकते हैं, अंधेरे के पर्यायवाची तम है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, सत्य शब्द का विलोम शब्द है। सत्य का विलोम आपको बताना है। विलोम का मतलब आपको पता होना चाहिए, उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। सत्य का हम क्या लिखेंगे? असत्य। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बालक शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बालक शब्द का आपको बहुवचन बताना है। आपने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इस प्रकार से आपको बहुवचन बताना है। बालक शब्द का बहुवचन क्या है? तो बालक का बहुवचन बालक है। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, श्याम धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, चलने की क्रिया कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, क्रिया विशेषण। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द है। ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका होगा आस्तिक। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ऑप्शन बी। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 14, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क जो वर्ग हम बोलते हैं, क कहाँ से उच्चारण होता है इसका? तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। आपको क से याद रखना है, क से कंठ। क वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। तो क से कंठ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 15, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना। जैसे सभी को अपने नाक का बाल प्यारा होता है, उसी प्रकार से आपको इसका अर्थ बताना है, बहुत प्यारा होना। प्रश्न नंबर 16 है, रोग मुक्त में कौन सा समास है? आपको रोग मुक्त में समास बताना है। रोग मुक्त में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए पर यहाँ पर हम टिक करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य में से आपको एक शुद्ध वाक्य को चुनना है। उसने गाना गाया, उसने गाना गाया, गाना गाना, उसने गाया, गाया उसने गाना। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका रहेगा उसने गाना गाया। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका एक शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है परोपकार का संधि विच्छेद। परोपकार का सही संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, परोपकार। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में रावण को में कौन सा कारक है? आपको बताना है इस वाक्य में रावण को कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्म कारक। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 20 है, आकाश का सही पर्यायवाची। आकाश का सही पर्यायवाची होता है गगन। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए पर गोला लगाएंगे, गगन। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं। मैं बता दूं बच्चों, प्रश्न नंबर 21 से जो है आपके मैथ्स के प्रश्न चालू हो चुके हैं। यहाँ से आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर रहेगा परिमाप। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे, परिमाप। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, राधिका 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे चारों ओर 4 चक्कर लगाती है, उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो इसके द्वारा तय की गई दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 960 मीटर। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगी, क्योंकि अगर हम सवाल को सॉल्व करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधे उत्तर बताऊंगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23 हम देखेंगे, शाइना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। रानू एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर है और 100 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाती, दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी का अंतर क्या है? आपको क्या करना है, इन दोनों दूरियों को अंतर निकालना है। 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे चक्कर लगाती और ये कितने मीटर में? 150 और 100 में चक्कर लगाती है। आपको पहले 150 और 100 को जोड़ना है, फिर उसी में से 90 को हमें माइनस करना है। तो सही उत्तर हमारा रहेगा 140। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है,
एक समपंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। एक समपंचभुज का परिमाप आपको बताना है। यहाँ आपको परिमाप का हर सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ हमारा आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25। एक समषष्ठभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई है। समषष्ठभुज का परिमाप आपको 24 दिया गया और भुजा पूछी गई है, तो भुजा आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। 30 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक फीता द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक फीते की लंबाई क्या होगी? तो आवश्यक फीते की लंबाई हमारी क्या होगी बच्चों? 100 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे, 100 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27। एक मेज की ऊपरी सतह की विभाएं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप है, तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप आपका रहेगा 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28। 42 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो को लकड़ी की पट्टी के फ्रेम्स करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई है, तो आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई होगी आपकी 124 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी पर यहाँ हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.9 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई है। आपको तार की लंबाई निकालना है। उत्तर आपका रहेगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, 12 किलोमीटर तार की लंबाई है। प्रश्न नंबर 30 है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। उत्तर आपका रहेगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 24 सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 से निम्नलिखित में से किस संख्या का मान ज्ञात किया जा सकता है? यहाँ पर आपको किसी संख्या का मान ज्ञात कर सकते बताना है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है आपके ये गलत रहेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या का मान कितना होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का मान 1 होता है। ऑप्शन बी पर हम गोला लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अनंत होती है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो उपरोक्त सभी पर हम टिक करेंगे। ऑप्शन डी पर उपरोक्त सभी जो संख्याएं वो अनंत होती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को p/q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि p/q के रूप में कौन सी संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण में आपको बता दूं, 3/7, 6/9, 1/3, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इन्हें हम किस प्रकार से लिखते हैं? बटे के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। यदि किसी संख्या की घात 1/2 है तो वह संख्या कहलाएगी। वह संख्या कैसी कहलाएगी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 36। यदि 5 की घात 4 है तो उसका मान क्या होगा? यदि हम 5 पे 4 की घात लगा दें और 5 का हम 4 बार गुणा करें तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर होगा 625। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे एक और प्रश्न में बना कर दे रही हूँ। यदि किसी संख्या 6 की घात 3 है तो उसका मान क्या होगा? आपको 6 की घात 3 यानी कि 6 का 3 बार गुणा करके मुझे आंसर कमेंट करके बताना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है। यदि किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर करनी आ जाए तो वह संख्या कहलाएगी। यदि कोई ऋणात्मक संख्या है, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या, इसके ऊपर करनी आ जाए तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? इस संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। वह संख्या कैसी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? यहाँ पर आपको एक पूर्ण संख्या बताना है।
आपको पूर्ण संख्या बतानी है। ऑप्शन बी में जो दिया गया 0 यहाँ एक पूर्ण संख्या है, बाकी सभी कोई भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या आपको बतानी है, तो करनी 5 जो लिखी हुई है आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, किसी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद के अंक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि मान लीजिए आपको ये एक संख्या दी गई है, यहाँ पर मैं आपको एक संख्या दे रही हूँ 7, 8.2, 3, 4, 1। यहाँ आपको बताना है दशमलव के बाद, यानी कि इस दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हैं इसके बाद के कितने अंक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके बाद के 3 अंक जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। आपके जो 3 अंक दिए गए ये महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बाद अंक इतने महत्वपूर्ण नहीं होते दशमलव के बाद। अब यहाँ से हम देखेंगे आपके जो प्रश्न हैं विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्न उत्तर यहाँ से आपके चालू होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 41 है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। उत्तर में हम लिखेंगे पत्तियां, किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, पत्तियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 42 है, इनमें से कौन सा मानव अंग मानव के पाचन तंत्र में से संबंधित नहीं है। मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी फेफड़े जो दिया गया आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, अमाशय की आंतरिक सतह तथा पाचक रस स्त्रावित करती है। अमाशय की आंतरिक सतह तथा पाचक रस स्त्रावित करती है, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। यहाँ पर आपको एक कोशिकीय जीव का उदाहरण देना है, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे अमीबा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 45, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है, तो क्षुद्रांत में होता है। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे क्षुद्रांत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के कार्बन डाइऑक्साइड अवयव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, इनमें से कौन सा जीव कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक है। उत्तर में हम लिखेंगे उपरोक्त सभी। मेगट लार्वा, मक्खी और चींटी ये सभी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 48, क्षेत्रों में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो कौन से क्षेत्रों में की जाती है, यहाँ पर हम उत्तर पर टिक करेंगे समुद्री तट पर, समुद्री तटवर्ती। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, समुद्र है। ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 50, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे संघनन। प्रश्न 51 है, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये कौन से होते हैं, अम्ल। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक कैसा होता है बच्चों, क्षारक जो होता है कड़वा होता है, और अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 52, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो मैंने अभी बताया स्वाद में कड़वे कौन से होते हैं, क्षारक। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे, क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 53 है, उदासीन होते हैं। उदासीन कौन होते हैं, लवण। लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। अब आपको याद रखना है अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्षारक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, और लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि इनमें कोई स्वाद नहीं होता, उदासीन होते हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 54, इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है, तो फिनोल्फेथिलीन जो है आपका प्राथमिक सूचक नहीं है। ऑप्शन डी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 55, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर आपको एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, शक्कर का जल में घुलना, लोह का चुंबक बनना, दूध से दही बनना, उपरोक्त सभी। तो उत्तर में हम लिखेंगे दूध से दही बनना। ये कैसा
परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 है, इनमें से कौन सा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है? उत्कृष्ट धातु का उदाहरण बताना है सोना, चांदी, प्लेटिनियम। तो ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। उपरोक्त सभी जो है ये एक उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा गुण है जो धातुओं में नहीं पाया जाता? तो भंगुरता। भंगुरता जो गुण होता है वो धातुओं में नहीं पाया जाता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। जिनमें धातु और अधातु के गुण होते हैं वो उपधातु कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 59 है, इनमें से कौन सा मिश्र धातु का उदाहरण है? आपको मिश्र धातु का उदाहरण बताना है। लोहा, तांबा, सोना, पीतल। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। पीतल जो है हमारा मिश्र धातु का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, संक्षारण की प्रक्रिया से धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संक्षारण की प्रक्रिया से धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातुएं नष्ट होने लगती है। क्या होता है? धातुएं नष्ट होने लगती है। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 है, यहाँ से बच्चों आपके जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन से चालू हो चुके हैं। यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 61 है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो उत्तर में हम लिखेंगे श्रीलंका। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। भीषण आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 63 है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उदयगिरी की जो गुफाएं वो कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी पर यहाँ पर हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? आपको बताना कूनो राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में? उत्तर में हम लिखेंगे श्योपुर। श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 65 है, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? आपको बताना है जो रेशम मार्ग है वो किस महाद्वीप से संबंधित है? एशिया महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। रेशम जो है एशिया महाद्वीप से संबंधित है। प्रश्न नंबर 66 है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश भारत के राज्य में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 67 है, हमारे राष्ट्रीय वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? जो वंदे मातरम हमारा है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ की पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। प्रश्न 68 है, हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है? हम्पी नगर जो है कौन सी नदी घाटी से संबंधित है? उत्तर में हम लिखेंगे कृष्णा तुंगभद्रा नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है कृष्णा तुंगभद्रा ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न 69 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन वो किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर में हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, देशांतर रेखाएं की कुल संख्या है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 डिग्री है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। देशांतर रेखाओं की 360 संख्या है। प्रश्न नंबर 72 है, ठंडी जल धाराएं उत्पन्न होती है। ठंडी जल धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, हिंद महासागर के निकट या मकर रेखा के निकट? उत्तर में हम लिखेंगे ध्रुवों के निकट। ठंडी जल धाराएं ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 73 है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने? 366 दिन होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 74 है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से? शतरंज से है।
ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही साथ आप हमारे बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हर आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 75, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? सम्राट सम्राट तानसेन कौन से थे? मध्य प्रदेश के कौन से नगर से थे? तो ग्वालियर, ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे, ग्वालियर से थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? यहाँ पर आपको एक समूह बताना है जो सही नहीं है। पंजाब भांगड़ा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान घूमर के लिए, तमिलनाडु भरतनाट्यम के लिए और गुजरात कथक के लिए। तो ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। गुजरात जो है कथक के लिए प्रसिद्ध नहीं है, गुजरात में तो गरबा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी जो है आपका उत्तर सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 77 है, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? कोई सी अगर बीमारी है तो उसे महामारी कौन घोषित करेगा? उत्तर में हम लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है कोई सी भी बीमारी को महामारी घोषित कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, शुक्रिया किस भाषा का शब्द है? आपको बताना शुक्रिया जो शब्द है कौन सी भाषा का है? शुक्रिया जो है उर्दू भाषा का शब्द है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 79, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिन राम से आपको याद रखना है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 80 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून समय आर्द्र जो पवनें होती हैं वो कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, यानी कि समुद्र से कहाँ बहेंगी? स्थल की ओर। इसके बाद प्रश्न नंबर 81 है, कृष्णा फल खादती अस्मिन वाक्य स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। यहाँ से बच्चों आपका जो है संस्कृत के प्रश्न चालू हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 81 से कृष्णा फल खादंती अस्मिन वाक्य स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना। तो कृष्णा जो है आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है अलस्य कुतो। अलस्य कुतो में हम लिखेंगे विद्या। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है विद्या। प्रश्न नंबर 83 है, हंस मध्य यथा। हंस मध्य यथा यहाँ बको आएगा, ऑप्शन सी बको। हंस मध्य बको यथा। इसके बाद प्रश्न नंबर 84 है, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको अव्यय पदम बताना है। तत्र जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, अधोलिखितेषु संयुक्त स्वर अस्ति। यहाँ पर आपको संयुक्त स्वर बताना। संयुक्त यानी कि जो दो वर्णों या तीन वर्णों से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो क जो है आपका यहाँ पर संयुक्त स्वर है, बाकी के जो है ये खुद से ही एक स्वयं के स्वर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, शिवालय इति पदे संधि अस्ति। शिवालय में आपको कौन सी संधि बताना है? उत्तर में हम लिखेंगे स्वर संधि। शिवालय जो है उसमें स्वर संधि है। इसके बाद प्रश्न नंबर 87 है, व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। व्यंजन संधि का उदाहरण है दिगंबर। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे दिगंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 88 है, अधोलिखितेषु संयुक्त व्यंजन नास्ति। आपको यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। तो वह जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं, ग आपका संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये ग प्लस या से मिलकर बना होता है। त्र जो है ता प्लस रा से मिलकर त्रा बना होता है। और छ जो है बच्चों ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, लेकिन वह जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। ऑप्शन डी बच्चों ये ऑप्शन डी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, मक्षिकाया विषम भवती। उत्तर में हम लिखेंगे मुखे। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है मुखे। इसके बाद प्रश्न नंबर 90 है, संप्रदान कार के विभक्ति भवती। संप्रदान में आपको विभक्ति बताना है। कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी। इसमें संप्रदान में जो है चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 91, लिट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। आपको लिट लकार का उदाहरण बताना है। तो खदियष्टि जो है ये आपका लिट लकार का उदाहरण है, खदियष्यन्ति। प्रश्न नंबर 92 है, बालक सम्यक पठति अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। इस वाक्य में आपको विशेष वाक्य बताना है। उत्तर हम लिखेंगे बालक। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा बालक। इसके बाद प्रश्न नंबर 93, पिक इति शब्द
पर्याय पद भवती, यहाँ आपको पर्याय पद बताना है पिक में। तो उत्तर में हम लिखेंगे कोकिला। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा कोकिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। सु इति उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। सु का उपसर्ग बनाना है आपको, तो सु का उपसर्ग हम लिखेंगे सुयोग्य। सु उपसर्ग लगा के यदि हम एक वाक्य बनाएंगे तो हमारा सुयोग्य बनेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। खादित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। खादित्वा में आपको प्रत्यय बताना है। खादित्वा में प्रत्यय आपका कत्वा रहेगा। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे कत्वा। इसके बाद प्रश्न नंबर 96 है। अनुभव इति पदे उपसर्ग अस्ति। अनुभव पद में आपको उपसर्ग बताना है, तो अनु जो है आपका उपसर्ग रहेगा। अनुभव में अनु जो है आपका उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 97। हस्ति इति पदस्य लिट लकारे रूपम भवति। हस्ति इति पदस्य में आपको लिट लकार बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे हस्यशंति। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 98 है। निम्नलिखितेषु तुमुन युक्त शब्द अस्ति। यहाँ पर हम तुमुन युक्त शब्द बताएंगे भवितुम। भवितुम जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। 99 त्वम शब्दे विभक्ति भवति। त्वम में कौन सी विभक्ति आपको बताना है? प्रथमा। त्वम में जो है प्रथमा विभक्ति। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 100 है। आकाश शब्दस्य पर्यायवाची अस्ति। आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है। आकाश का पर्यायवाची हम लिखेंगे अंबर। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे अंबर। इसके बाद यहाँ से बच्चों आपके जो इंग्लिश के प्रश्न उत्तर चालू हो चुके हैं। अंग्रेजी के प्रश्न नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101। देयर नो स्ट्रीट लाइट्स इन अवर कॉलोनी। आंसर में हम लिखेंगे आर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन 102। ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी फेमस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे द। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी फेमस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। द अपोजिट जेंडर ऑफ अंकल इज। अंकल का आपको अपोजिट बताना है। अंकल का अपोजिट हम लिखेंगे आंटी। तो ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ फूड। फूड का आपको प्लूरल बहुवचन बताना है, तो यहाँ हम लिखेंगे फीट। ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 105 है। मिस्टर दास इन दिस स्कूल। मिस्टर दास इन दिस स्कूल, तो यहाँ हम लिखेंगे टीचर्स। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे टीचर्स। मिस्टर दास जो है टीचर्स से। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ आपको 4 स्पेलिंग्स दी गई है, इनमें से सही स्पेलिंग पर आपको टिक करना है। तो यहाँ हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। ऑप्शन डी में जो आपकी स्पेलिंग है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर से 107 है। प्रश्न नंबर 107 में सही स्पेलिंग है ऑनर की। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। ऑनर जो है आपकी सही स्पेलिंग है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एटोनियम्स। यहाँ आपको एटोनियम सिलेक्ट करना है। हैप्पी, हैप्पी का हम लिखेंगे अनहैप्पी, या फिर आप सैड भी बता सकते हैं, लेकिन सैड यहाँ आपको दिया नहीं है तो हम अनहैप्पी पर टिक करेंगे। इसके बाद अगला है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हम लिखेंगे अगली। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा अगली। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब। आपको एक करेक्ट वर्ब चूज करना है। रवि हॉकी वेरी डे, हॉकी एवरी डे, तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा प्लेज। रवि प्लेज हॉकी एवरी डे। रवि जो है रोज हॉकी खेलता है। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ही वाज अ मैंगो। तो आंसर में हम लिखेंगे ईटिंग। ही वाज ईटिंग अ मैंगो, वहाँ मैंगो खा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है आई हैव द मैच। आई हैव द मैच, तो यहाँ हम लिखेंगे वॉन। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा आई हैव वॉन द मैच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 113। अकबर वाज अ किंग। जो अकबर था वो कैसा राजा था? तो वाइज, यानी कि वो एक बहादुर राजा था। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे वाइज। अगला प्रश्न है द डॉग इज अ एनिमल। डॉग कैसा एनिमल है? आंसर में हम लिखेंगे फेथफुल एनिमल है। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रीअरेंज द जम्बल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ बच्चों आपको जम्बल सेंटेंस जो दिया गया है उसे रीअरेंज करना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में आपको यहाँ पर रीअरेंज करना। वर्ड दिए ओल्ड 5 years इज शी, तो यहाँ हम इसका वर्ड बनाएंगे
5 ईयर ओल्ड शी इज़, यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे, शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। वहाँ कितने साल की है, वहाँ 5 साल की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 116 है, ब्रदर वन हैज़ शी, तो यहाँ हमारा सही उत्तर रहेगा शी हैज़ वन ब्रदर, शी हैज़ वन ब्रदर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, डॉल प्ले विथ हर शी, इसका हम सही रीअरेंज सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सही सेंटेंस बनेगा शी प्ले विथ हर डॉल। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा शी प्ले विथ हर डॉल। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे क्वेश्चंस के आंसर देना है, तो पैसेज को आप खुद से रीड करेंगे। इसके बाद में इसके क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन 118 है, टाइगर आर फाउंड इन, टाइगर फाउंड इन क्या लिखेंगे हम, इंडिया। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है, टाइगर्स लिव इन, टाइगर्स कहाँ रहता है, फॉरेस्ट, सिटीज, शेड और हाउस। तो टाइगर्स जो है वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, लास्ट आज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120, टाइगर्स लिव इन द फॉरेस्ट बिकॉज, जो टाइगर्स होते हैं वो जंगल में रहते हैं, क्यों, तो ये आपको बताना है। देयर आर लॉस्ट ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड, उन्हें खाने के लिए वहाँ बहुत सारे एनिमल्स और चीज़ें मिल जाती है, इसलिए जो टाइगर्स होते हैं वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं।